Hello guys and welcome to the highlights and discussion of India versus Australia फोर्थ टेस्ट मैच डे 2 जहां तीनों सेशन में टीम इंडिया ने पहले फ्रंट फुट हासिल किया, पूरी पकड़ मजबूत की और उसके बाद पूरी तरीके से पकड़ ढीली छोड़ के मैच तीनों सेशन गंवाए हैं दूसरे दिन में। और जो कुछ एक अच्छा दिन हो सकता था, एक ऐतिहासिक दिन हो सकता था हमारा एमसीजी के टेस्ट मैच में, वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने मेक श्योर किया कि हम गलती करवाएंगे इंडियन प्लेयरों से, और वो सारी हर डिपार्टमेंट में गलती दिखी हमें। शुरुआत हुई जब हमें स्टीव स्मिथ को आउट करना था, हम वहाँ उनको आउट नहीं कर पाए। उसके बाद रोहित शर्मा का ओपन करना, केएल राहुल आखिरी बॉल पे आउट होना। उसके बाद तो बिजारे मोमेंट देखे हमने जहाँ जायसवाल रन आउट हुए, विराट कोहली उसके बाद फिर से फिफ्थ स्टंप की बॉल खेलते हुए नजर आए। फिर बहुत जल्दी नाइट वॉचमैन को भेजना, और उसके बाद अभी जडेजा और पंत खेल रहे हैं। तो पूरे दिन का खेल ऐसा पलटा है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और पूरी तरीके से अब ये मैच बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ पे तो अब बारिश भी नहीं है कि ये टेस्ट मैच बचेगा। अब मैं बोल रहा हूँ 2-1 से, अब भी बहुत जल्दी है बट फिर भी बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में लेने वाला है और में जीत, और सीरीज़ में 2-1 से बढ़ने वाला है आगे। डिस्कस करेंगे क्या कुछ घटा पूरे दिन के खेल में। तो शुरुआत हुई ब्लैक बैंड के साथ, जहाँ पे मनमोहन सिंह कल एक्सपायर हुए थे, तो वो ब्लैक बैंड पहनते हुए नजर आई टीम इंडिया, जो कि एक अच्छा जेस्चर हमेशा से देखने को मिलता है कि अगर किसी हम बड़े जाने माने हस्ती को खोते हैं तो हम ज़रूर से ऐसा करते हैं। एंड उसके बाद वापस से खतरनाक फॉर्म में दिख रहे हैं स्टीव स्मिथ। मैंने बोला था इनका एक शतक आने दो, ये लंबे लंबे शतक बार बार बनाएंगे। ब्रिस्बेन में शतक आया, उसके बाद यहाँ पे इनने मेलबर्न में भी शतक लगा दिया, और मेक श्योर किया कि गति नहीं कम करेंगे। आप ये देखो, ये खेल रहे थे पैट कमिंस के साथ, और इसके बाद कोई बचा ही नहीं था बैटिंग के लिए, और फिर भी इतनी कंसिस्टेंट बैटिंग और इतनी ओवर एग्रेसिव बैटिंग, और वो पॉजिटिव अग्रेशन था अगर मैं बोलूँ। ऐसा नहीं था कि बल्ला फेंक रहे थे, जिस बॉल पे आउट हुए वो भले बल्ला फेंकने वाली बॉल थी, बट उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा प्री डिटरमेंट ज़रूर थे। बट उसके अलावा अगर देखो आप, तो बहुत अच्छे से शॉट सिलेक्शंस किए और टारगेट किया कि इसी बॉलर को मारूंगा, तो उन्हीं को मार रहे थे। 140 रन की शानदार पारी खेली, और उसके बाद ये फ़िलिस्तीन के जो एक इंसान है यार, ये यहाँ भी पहुँच गए थे। ये वर्ल्ड कप में भी पहुँचे थे, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, और इनको फिर सिक्योरिटी बाहर पकड़ के गई थी। और बोल सकते हैं ये भी एक बैड लक का कारण है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कुछ, विराट कोहली गलत टाइम पे आउट हुए थे, और यहाँ भी हमने देखा उसके बाद क्या कुछ घटा दिन के खेल में। तो ये तीन मोमेंट सबसे पहले हुए थे दिन के खेल की शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ, फटाफट से मैच आगे की ओर बढ़ रहा था, और स्टीव स्मिथ का शतक आया, विराट कोहली ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। बट एक नया रिकॉर्ड और कीर्तिमान हासिल कर लिया है पूरी तरीके से स्टीव स्मिथ ने, जहां बीजीटी में वो 10 शतक लगा चुके हैं जब से बीजीटी शुरू हुई है। 9 शतक है विराट के नाम पे, 9 थे तेंदुलकर के नाम पे। तो स्टीव स्मिथ ने सरपास कर दिया है पूरी तरीके से तेंदुलकर को और विराट कोहली को। और उसके बाद फटाफट से जैसी ये न्यूज़ आई, उसके बाद हमने देखा पैट कमिंस भी ओवर एग्रेसिव दिख रहे थे। उनको था कि कितनी जल्दी 500 रन बन जाए, बट पैट कमिंस यार एक कैप्टन ऐसा है कि खुद बैटिंग करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि मेरे साथ जो बैटिंग कर रहा है मैं उसको पूरा 100% सपोर्ट दूं, मेरे वजह से मैच को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी, जब मैक्सवेल पूरी तरीके से क्रैम्प्ड आउट थे, डबल हंड्रेड लगा के दोहरा शतक ज़रूर लगाया, मैच ज़रूर जिताया, बट वहाँ पैट कमिंस सामने खड़े थे जिनने पूरा मोटिवेशन दिया हुआ था कि आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो पैट कमिंस ज़्यादा रन ना भी बनाए तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, एक एंड संभाल के रखते हैं, और नॉन स्ट्राइकर एंड तो छोड़ते ही नहीं है। 49 की शानदार पारी खेल के ये हुए आउट। उसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, विंडो खुल गया था कि फटाफट से हम विकेट ले सकते हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ आउट हुए, और ये कुछ मोमेंट में कुछ बताने थे। अगर आपको याद हो 2016 से लेके 2019 तक की ऑस्ट्रेलिया, वो भी ग्राउंड पे एग्रेशन ज़्यादा दिखाती थी, और उसके कारण क्या होता था, टीम इंडिया ज़्यादा कंसंट्रेट करके रन बना जाती थी। अब मुझे उस डायरेक्शन में टेस्ट मैच जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ टीम इंडिया ओवर एग्रेसिव हो रही है, ज़्यादा ध्यान इन सब आउटसाइड नॉइसेस पे दे रही है, और इम्पैक्ट हो रहा है परफॉर्मेंस पे। तो ये तो मोमेंट हुआ था कि कल वो क्लाउन किंग बोला था न्यूज़पेपर में, तो विराट कोहली के सपोर्टर्स आए थे स्टेडियम में, वो सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरीके से, चीयरिंग हो रही थी। तो विराट कोहली भी बोल रहे थे और तेज़ शेयरिंग करो, क्यों रुक रहे हो। तो ये 2012 में भी हुआ था जब नए थे, न्यूली आए थे टीम इंडिया में, जुड़े थे विराट कोहली, तब हुआ था ऐसा। तब तो इनने मिडिल फिंगर दिखा दी थी, उसकी वजह से हुआ था। बट ये 2024 में अब इनका जो मैं बोल रहा हूँ फैन बेस है वो इतना तगड़ा है कि इनको सपोर्ट करने के लिए लोग देश दुनिया से आते हैं और सपोर्ट करते हैं। जैसे स्टीव स्मिथ आउट हुए 140 की पारी में, यहाँ पे 99 विकेट्स के साथ खड़े हैं जसप्रीत बुमराह, जिनने 99 रन देकर के 4 विकेट लिए, और फिर से बुमराह ही बुमराह चल रहे हैं। इनके से अलावा कहीं और ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, खासकर सिराज। सबसे पहला सवाल उठेगा अब सिराज पे, जहां सिराज का ये टेस्ट मैच उतना खास गया नहीं है, और अब मुझे लग रहा है फिफ्थ टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा आने वाले हैं। सिराज पूरी तरीके से आउट ऑफ टच नजर आए, माना वो बहुत तेज़ भाग के आते हैं और पूरी जान लगाते हैं हर बॉल में, बट ऑस्ट्रेलिया मतलब तंग नहीं हो रहा है उनकी बॉलिंग से। आप कभी कभी होता है, आप
इतनी मेहनत कर रहे हो बट सामने वाले पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे बॉलर को नहीं खिला सकते क्योंकि वो मैच डिफाइनिंग रोल होता है। बुमराह, आकाशदीप सिंह और जडेजा, इन तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की दिन की शुरुआत में, बट सिराज की सिर्फ पिटाई हुई क्योंकि स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने सोच लिया था कि सिराज की पिटाई करनी ही करनी है। बाकी आकाशदीप की पिटाई करने गए, स्टीव स्मिथ आउट हुए। तो सिराज के बारे में अब टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी एक पारी बची है और पूरा फिफ्थ टेस्ट मैच बचा है। जसप्रीत बुमराह 28 विकेट ले चुके हैं इस पूरे अभी तक की बीजीटी में और 28 रन भी नहीं बनाए हैं अभी तक रोहित शर्मा ने, तो वो भी अभी नेक्स्ट डिस्कशन है। 474 पे ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम और टीम इंडिया को एक फील तो आ गया था कि भाई बहुत ज़्यादा रन बन गए, थोड़ी जुझारू पारी खेलनी पड़ेगी। और जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था मैं तब तक ये चीज़ बोल रहा था, केएल राहुल, जायसवाल आने चाहिए ओपनिंग करने। गिल को अगर आपने बाहर किया है तो वहाँ पे आना चाहिए रोहित शर्मा को। बट मेरा दिल ज़रूर टूटा था जब रोहित शर्मा आए ओपनिंग करने जायसवाल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपने दो चीज़ ख़राब की। अगर मैं अभी टॉप ऑर्डर में बात करूँ, केएल राहुल, जायसवाल, विराट के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाए थे गिल ने, तो भी आपने उनको टीम से बाहर किया। और बाहर किया, आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे, तो आपने क्या किया, केएल राहुल और जायसवाल जिनकी बेस्ट पार्टनरशिप चल रही थी ओपनिंग में, आपने वो पार्टनरशिप तोड़ी और खासकर केएल राहुल जिनने कुछ गलत नहीं किया था उनको वन डाउन दिया। तो मतलब जो होता है ना कि एक कैप्टन का भी एक टाइम आता है कि जब उनका फॉर्म नहीं होता ना तो वो डिसीजन मेकिंग भी गलत होने लगती है। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि एक कप्तानी में लूप होल नज़र आ रहा है या टीम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है, ऊपर नीचे चीज़ें घुमा रहा है। वरना मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो केएल राहुल, जायसवाल ओपनिंग करने चाहिए थे, 3 नंबर पे रोहित आने चाहिए थे, फिर 4 पे विराट, एंड देन पंत, जडेजा, जो भी बैटिंग ऑर्डर रखना था वो रख सकते थे। बट प्लेइंग 11 में ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं छेड़ना था क्योंकि एक वही चीज़ है जो सबसे अच्छी गई है बैटिंग में और बॉलिंग में बुमराह, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं है टीम इंडिया के पास। और उससे भी छेड़खानी करते हुए नजर आए विराट, माफ़ करिए, रोहित शर्मा। 3 रन पे यहाँ पे भी आउट हुए। जब से ये आए हैं ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट से, तो देख लीजिए 3, 6, 10, फिर पिछले ब्रिस्बेन टेस्ट में सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं आई थी एंड देन फिर 3 रन। तो आप अगर इसको टोटल भी कर लो तो 23 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं और 23 रन होते हैं। तो आप वो सोचो, 28 विकेट ले चुके हैं बुमराह और यहाँ पे इनसे 23 रन नहीं बने हैं, 5 ही पारी हो चुकी है। अब इनको छठी पारी में कुछ बड़ा करना पड़ेगा या फिर इनको वही बोलना पड़ेगा भाई तुम दोनों जाओ ओपनिंग करने, इस बार मैं 3 नंबर पे आता हूँ। तो वो भी ये करेंगे, फिर भी सवाल उठेंगे कि फिर पहली इनिंग में क्यों आए। तो अब जितने भी आप डिसीजन लेते जा रहे हो वो बैक फायर करते जा रहे हैं और गलती पे गलती होती जा रही है, कैप्टनसी में भी, टीम मैनेजमेंट से भी और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में भी। तो ये बहुत बड़ी गलती उस समय हुई थी और उस गलती का बहुत ही जल्दी रियलाइजेशन ज़रूर हुआ रोहित शर्मा को, जहाँ 3 रन पर ही वो आउट हो गए। बट उसके बाद जो हमारे दो स्तंभ है जो कि रन बनाते आ रहे, कॉन्फिडेंस दिलाते आ रहे हैं और मेन बॉलर्स के दो दो स्पेल अच्छी तरीके से खेलते आ रहे हैं, जायसवाल और केएल राहुल, फिर से इनने कमेंडेबल टास्क किया। एक अच्छी पारी चल रही थी और दोनों ने मेक श्योर किया कि हम रन भी बनाएंगे अच्छे से खुल के, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ने प्लेयरों ने रन बनाए, मतलब पिच पे रन है और थोड़ा टाइम देंगे, लालच पे नहीं जाएंगे और जो ड्राइविंग लेंथ होगी वही ड्राइव करेंगे, बाकी बॉल लेफ्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे से कर रहे थे केएल राहुल और जायसवाल। और केएल राहुल से इस बार भी उम्मीद थी कि भाई ये बहुत एलिगेंट लगते हैं जब भी ड्राइव मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं। हमने जायसवाल को देखा है कि वो थोड़े ज़्यादा अटैकिंग है, बट केएल राहुल पूरे क्लासिक प्लेयर हैं, वो काफ़ी खतरनाक नज़र आते हैं। बट वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी नहीं शांत रह सकता। जब पहला विकेट गिरने के बाद केएल राहुल अपना स्टांस मार्क कर रहे थे, तब आए नेथन लायन उनके बाजू में और क्या बोलते हैं, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू बैट एट 1 डाउन। तो उनने उनसे ऐसे ही जस्ट पूछा कि व्हाट डिड यू डू रॉन्ग, तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था तो तुम्हें 1 डाउन क्यों आना पड़ा। तो ऐसे कमेंट्स पास करती है ऑस्ट्रेलिया, हम सभी जानते हैं। और ये कमेंट्स पूरी तरीके से जायज़ भी था क्योंकि केएल राहुल ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हर बार केएल राहुल पे क्यों उंगली उठती है कि भाई अब तुम नीचे चले जाओ, जब ज़रूरत हो तो ओपनिंग करवा लो, जब ज़रूरत है 5 नंबर खिला लो, जब ज़रूरत है विकेट कीपिंग बैट्समैन बना दो, जब ज़रूरत है सिर्फ बैटिंग करवा लो। तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है केएल राहुल, बट फिर भी उनके साथ कोई भी डिसीजन उनके फेवर में नहीं जाता है। और मुझे लगता है टीम इंडिया डिपेंडेंट है उन पे, बट उनको फील नहीं करवाती कि भाई तुम हमारे टीम के मेन सदस्य हो। मतलब केएल राहुल की स्टेटमेंट भी ये चीज़ सही है कि आई जस्ट वांट टू प्ले, मुझे कहीं भी खिला लो। ये स्टेटमेंट हर स्पोर्ट्स पर्सन के दिमाग में होना चाहिए। बट सामने वाला इसको हमेशा नेगेटिव ना ले कि भाई ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो बोलेंगे हम कर लेंगे, करेगा ये क्योंकि इसको बस प्लेइंग 11 में रहना है। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए जो कि मुझे अब दिख रहा है। केएल राहुल हर चीज़ में येस येस बोलते हैं, मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगा, तो इसीलिए इनके साथ ही उलटफेर होता है बैटिंग ऑर्डर में। बट फिर भी इनने 24 रन का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और वो बॉल बहुत अच्छी थी। पैट कमिंस की अगर वो आप बॉल देखेंगे, उनकी वैसी मिडिल फिंगर दरवाजे में एक बार कट चुकी है, तो उनकी मिडिल फिंगर और पॉइंटर दोनों सेम साइज़ की है, तो वो बॉल जब रिलीज़ कर रहे थे तो अगर आप देखो वो बॉल अंदर की तरफ थी, शाइन भी थोड़ा अंदर दिख रहा था और वो बॉल वहाँ से कट के सीधा हुआ। तो केएल राहुल को अगर आप देखो, उन्होंने पूरा जो सीधा बैट निकाला है वहाँ पे
बैट ने पूरी लाइन कवर की हुई है बॉल की, बट वो बॉल वहाँ से कट के सीधा हुआ है। तो हमेशा ये होता है जब बॉल जिस एंगल से आ रहा होता है उसी एंगल से जाता है, बट वो बॉल आया इस एंगल से और यहाँ ग्रिप करके यहाँ से सीधा हो गया। तो सीधा होने से क्या हुआ, आप खेले इस लाइन पे और बॉल यहाँ से आके सीधा हो गया, तो वहाँ से ऑफ टॉप ऑफ पे लग के वो हुए बोल्ड। और उसके बाद दिन का खेल, दिन का नहीं, टी ब्रेक हो गया क्योंकि वो आखिरी ओवर था, 15th ओवर। तो टीम इंडिया 51-4 फॉर 2 पे गई टी पे, और टीम इंडिया वहाँ भी स्ट्रांग नज़र आ रही थी। पहला सेशन हमने खो दिया था क्योंकि हमने तेज़ गति से रन दिए थे। दूसरा सेशन हमने खो दिया कि हमने आखिरी बॉल पे केएल राहुल का विकेट खोया, और साथ ही साथ रोहित शर्मा की ओपनिंग वाले डिसीजन से उनको भी खोया। और उसके बाद टी के बाद आए तो सबसे अच्छी खुशखबरी हमें मिली, जहां जायसवाल ने एक तगड़ा अर्धशतक जड़ा और पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात के टॉपिक करते हैं। स्टीव स्मिथ जब पहले 2 टेस्ट मैच में जल्दी आउट हुए थे, तो उनने टेस्ट मैच के बाद, मतलब एक टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में अपना मूवमेंट चेंज किया था, स्टांस बदला था। फिर दूसरे से तीसरे में स्टांस बदला, तीसरे से चौथे में कुछ चेंजेस किए। बट जायसवाल ने एक ही मैच में हमें 4 से 5 स्टांस दिखा दिए, जहाँ मिचेल स्टार को अगर आप देखें उनका ट्रिगर मूवमेंट क्या था, बैक एंड अक्रॉस रहता था, वो फ्रंट एंड अक्रॉस हो चुका था और फ्रंट फुट पे कमिट करके आ रहे थे, आगे बढ़ करके खेल रहे थे स्टार को। सेम स्कॉट बॉलैंड को भी चल करके खेल रहे थे, पैट कमिंस को स्ट्राइक से खेल रहे थे, तब बैक एंड अक्रॉस आ रहे थे। तो हर प्लेयर के लिए, हर बॉलर के लिए एक अलग अप्रोच लेके आए थे जायसवाल, और बहुत सॉलिड नज़र आ रहे थे। और उसके बाद विराट कोहली भी साथ ही साथ अच्छे कमिटमेंट दिखा रहे थे, सिंगल डबल अच्छे चुरा रहे थे। एक दो मिसकम्युनिकेशन पहले भी हुए थे, जहां 2 की जगह 1 हुआ था, 3 की जगह 2 हुआ था, 4 की जगह पे भी 3 हुआ था, जहां एक चौका जस्ट रोक लिया था और निथन लैन ने वो फील्डर को पास की थी बॉल मिचेल मार्च को, और मार्च आए नहीं थे उनके साथ। मतलब जब भी बाउंड्री पे 2 फील्डर भागते हैं कि भाई चौका जा रहा है, चौका जा रहा है, तो एक जाता है डाइव मारने, दूसरा उसके पीछे रहता है। बट इस केस में क्या हुआ, नेथन लाइन बाउंड्री तक भागे और मिचेल मार्च 30 यार्ड मान लो जो एरिया होता है ना उसी तक रुक गए थे, और नेथन लाइन को लगा वो पीछे आ रहे हैं, तो उनने बॉल फ्लिक की, बट मिचेल मार्च पहुंचे नहीं थे, तो वहाँ चौथा रन था। तो वहाँ भी चौथा नहीं भागा था, अगर आपने वो पार्ट नोटिस किया होगा तो 4 की जगह वहाँ भी 3 रन आए थे। बट ये था, सब कुछ सही चल रहा था, और 102 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी जायसवाल और विराट कोहली के बीच में, और हम सारे इंडियंस बहुत खुश थे कि भाई मज़ा आ गया। जैसी फाइट बैक ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई, वैसा कम बैक टीम इंडिया भी कर रही है, और हम उनके स्कोर के आसपास तो ज़रूर पहुंचेंगे। बट उसके बाद एक बहुत समय खराब आता है। 40.2 ओवर की बॉल आती है स्कॉट बॉलैंड की, उससे एक बॉल पहले चौका मारा था कट पे, और वो कट का चौका ऐसा था, अगर मान लो मैं यहाँ से बॉल फेस कर रहा हूँ तो बॉल मेरी आंखों के पीछे जा चुकी है, और इस एंगल पे कट मारा था, इस एंगल पे कट मारा था अ, जायसवाल ने, और वो थर्ड मैन के पास बहुत ही तगड़ा चौका गया था। और उसके बाद कॉन्फिडेंस था जायसवाल को, बट वो सिंगल पे दोनों तरफ की अगर मैं बात करूँ, पहली बात वो सिंगल नहीं था, क्यों? क्योंकि जायसवाल को अगर आप देखें वो चल के आगे आए थे और वो टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई थी बॉल पे। टाइमिंग अच्छे से क्या हुआ, वो बॉल पैट कमिंस तक बहुत तेज़ी से पहुंची, और उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जब फील्डर के पास तेज़ गई है बॉल तो वो कलेक्ट करते और विराट कोहली के एंड पे थ्रो जाता, अगर वो रन भागते भी तो कोई ना कोई तो रन आउट होता। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट, अगर आप जायसवाल के माइंडसेट से सोचें कि जब भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे डेंजर एंड था क्योंकि उस साइड बॉल गई थी, तो कॉल था जायसवाल का, जायसवाल तो पहुंच जाते, तो वहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं थी। तो वो भी अगर आप पर्सपेक्टिव देखना चाहें तो वो कॉल उनकी थी, तो उनने कमिट किया था, उनको भागना था, डेंजर एंड उनका था, तो शायद वो रन भागते तो पैट कमिंस उधर थ्रो करते, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि अगर आपने वो विजुअल्स ध्यान से देखे होंगे तो विराट कोहली बॉल को देख रहे थे, उनने जायसवाल की तरफ देखा ही नहीं, ना कॉल सुनी, उनने बाद में वो चीज़ बोली भी कि मैंने तो कॉल ही नहीं सुना कि रन के लिए बुला रहे हैं जायसवाल। और वो थ्रो भी अगर आप देखो, पैट कमिंस ने बहुत वाइड थ्रो किया था, और दूर से भाग के आए थे एलेक्स कैरी और स्टंप किया था, तो टाइम मिल सकता था, रन हो सकता था। बट मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता दिए कि जायसवाल की गलती थी कि वहाँ रन नहीं था, विराट की गलती थी कि उन्होंने कॉल नहीं सुना और वो बॉल वॉचिंग कर रहे थे, वो रन कंप्लीट के लिए नहीं गए, तो दोनों की गलती हो सकती है। बट टीम स्पोर्ट्स है, तो जो हो चुका है उसको भुलाना बहुत जल्दी पड़ेगा, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ से क्या कर सकती है टीम इंडिया, क्योंकि खतरे की घंटी बजने लग गई है, और वो भी बहुत तेज़ी से। क्योंकि जब यहाँ पे जायसवाल आउट हुए तो वो होता ही हमने एडिलेड के पिंक बॉल टेस्ट मैच में देखा था 2018-2019 में, जहां अजिंक्य रहाणे ने बुला के वापस भेजा था विराट को, तो विराट कोहली 76 के आसपास वहां पे रन आउट हुए थे, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए थे, तो वो 2 विकेट्स वहां भी गिरे थे। और यहाँ भी सेम वही हुआ, 40.6 पे रन आउट हुए यहाँ पे जायसवाल, और 42.1 ओवर की बॉल थी स्कॉट बॉलैंड की बॉल, फिर फिफ्थ या सिक्स स्टंप की बॉल, फिर से विराट कोहली टच करने गए और वो भी आउट हो गए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कम के लिए जाना जाता है, उनने काफ़ी तगड़ा कम किया और स्टेटमेंट दे दी कि भाई हमसे बच के रहो, हम कभी भी पलटवार कर सकते हैं। बट यहाँ पे तारीफ होगी पैट कमिंस की कप्तानी की, क्योंकि उन्हें पता था 40 ओवर का मैच हो चुका है,
ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, बट हम एक चीज़ देखेंगे कि हम ज़्यादा रन ना दें। तो आप किसी भी फील्डर को देखो, वो 2-2 कदम, 2-2 स्टेप आगे था, लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा था, जो कि एडजस्टमेंट थी एक तरीके से। क्योंकि आप सोचोगे लॉन्ग ऑन तो यहीं पे खड़ा है, मैं टैप करूंगा सिंगल ले लूंगा, बट अगर आप एक्चुअली देखें वो 2 कदम आगे खड़ा है। तो छोटे छोटे टैक्टिकल चेंजेस कर रहे थे पैट कमिंस, और ये देख रहे थे वो कि हम बैट्समैन से गलती करवाएंगे, क्योंकि बॉल से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है और पिच पे हमें पता है बहुत रन है। तो दोनों बार वो कामयाब हुए, जहाँ जायसवाल और विराट का वो रनआउट कम्युनिकेशन गया, वहाँ पे कंसंट्रेशन लैप हुआ, वहाँ विकेट मिला। वो तो पूरी तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को। और उसके बाद विराट कोहली का भी कंसंट्रेशन लैप्स हो गया था, क्योंकि अगर आप आपके सामने वाला प्लेयर रन आउट होता है, तो आपके दिमाग में वही चीज़ चलती है कि यार मेरे वजह से रन आउट हो गया। तो उसी चक्कर में विराट कोहली भी आउट हो गए। फिर अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, आकाशदीप सिंह आए, और जब विराट आउट हुए तो पंत को आना ही पड़ गया। फिर उसके बाद आकाशदीप सिंह भी आउट हो गए। तो आप ये मान लो 5 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने कुछ भी रन नहीं बनाए और 3 विकेट गए, और अभी जडेजा और पंत खेल रहे हैं साथ में, और टीम इंडिया अभी भी 310 रन पीछे है। यस, यू हर्ड इट राइट, 310 रन इंडिया पीछे है। और मैं बोल रहा हूँ इस बार फॉलो ऑन फोर्स हो जाएगा। अभी सिर्फ 46 ओवर खेले हैं इंडिया ने। अगर कल पहले 1 घंटे के अंदर अगर ऑल आउट होती है इंडिया, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा आपकी यहाँ से रन बनेंगे, क्योंकि ये लास्ट बैटिंग पेयर है। नीतीश कुमार रेड्डी टेल के साथ बैटिंग करेंगे, और इस बार टेल में आकाशदीप सिंह भी नहीं है, तो टेल जल्दी खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर से भी कितनी भी बैटिंग करवा लो आप, बट यहाँ पे टीम इंडिया फंस चुकी है। तो अगर 70 ओवर के अंदर ऑल आउट होती है इंडिया, तो फिर से ऑस्ट्रेलिया आएगा बैटिंग करने, और वही 70 80 90 पूरे 100 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 100 150 200 बनाएगा, और वापस से इंडिया को लाएगा बैटिंग के लिए कि आप आइए और इसने टारगेट को चेज़ कीजिए। तो उनने जो ब्रिस्बेन में किया था, सेम स्टाइल में उतरेगी ऑस्ट्रेलिया कल। तो अभी पूरा दारोमदार है पंत पे और जाडेजा पे। मैं डिटेल एनालिसिस के टाइम पे बोल चुका हूँ कि पंत का दिन होने वाला है, ये पंत का टेस्ट मैच है। जैसे उस टाइम हमने गाबा का घमंड तोड़ा था, वैसे ही कुछ पारी यहाँ पे पंत की देखने को मिल सकती है। पंत का शतक अभी भी आ सकता है, फिंगर क्रॉस्ड। मैं बहुत जल्दी ये चीज़ बोल रहा हूँ, बट पंत का शतक आ सकता है। और अगर पंत का शतक आया तब टीम इंडिया स्ट्रांग नजर आएगी, तब इंडिया लगभग 350 400 तक पहुंचेगी। और अगर हमने दे भी दी 50 100 रन की लीड, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट 200 250 वाली लीड नहीं देनी हमें, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया हावी हो जाएगा इस मैच में। तो पूरा फोकस रहेगा जडेजा, पंत पे, फिर वाशिंगटन सुंदर पे या नीतीश कुमार रेड्डी पे, कि ये चार कल आते ही बैटिंग कैसे करते हैं और कितनी जुझारू पारी दिखा सकते हैं। और होप तो रहेगी, हम इंडियंस हैं, हम सपोर्ट हमेशा से टीम इंडिया को करते रहेंगे। तो अभी के लिए सपोर्ट करेंगे पंत एंड जडेजा को। देख लेते हैं पूरे दिन के खेल में क्या कुछ घटा था। तो शुरुआत हुई थी सबसे पहले पहले सेशन में, जहाँ पे हमने देखा सी स्मिथ ने 140 की पारी खेल के आउट हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की पारी 474 पे खत्म हुई थी, जहाँ 140 बनाए स्टीव स्मिथ ने, लाबुशेन के 72, फिर सैम कॉन्स्टा 60 एंड 57 उस्मान ख्वाजा। 4 विकेट लिए बुमराह ने, 3 विकेट लिए जडेजा ने, 2 विकेट लिए आकाशदीप सिंह ने, और वाशिंगटन सुंदर को मिला था लाबुशेन का विकेट। टीम इंडिया भी खेल रही है 164 पे फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जहाँ 130 तक कोई भी विकेट 2 विकेट थे। और उसके बाद 164 पे 5 विकेट गिर चुके हैं। जायसवाल 82 पे आउट हुए, विराट कोहली 36 पे आउट हुए, 24 रन पे आउट हुए के राहुल, और पंत खेल रहे हैं 6 रन पे। उसके पहले रोहित शर्मा 3 रन पे आउट हुए थे। बात करेंगे बॉलिंग में, तो पैट कमिंस ले चुके हैं 2 विकेट, और 2 विकेट मिले हैं स्कॉट बॉलैंड को। 4 विकेट मिले हैं, और एक रनआउट के जरिए मिला है ऑस्ट्रेलिया को विकेट। तो ये कुछ घटा है मैच समरी में। बात कर लेते हैं सेशन बाय सेशन क्या हुआ था। तो सेशन बाय सेशन, पहले सेशन में 27 ओवर का गेम हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया तेज खेलने के लिए प्लान करके आया था। 143 रन बनाए, 1 विकेट गिरा। सेकंड सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर्स खेले, 20 रन बनाए, 3 विकेट गिर के ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और उसी सेशन में टीम इंडिया ने 15 ओवर खेले, 51 रन जरूर बनाए, और 2 क्रूशल विकेट गए इंडिया के, जहां रोहित और के राहुल आउट हुए। तीसरे सेशन में 31 ओवर का गेम हुआ, 113 रन बने, और टोटल 3 विकेट गिरे, जहां जायसवाल का रन आउट, विराट कोहली आउट, और आकाशदीप सिंह का विकेट गिरा। पूरे दिन के खेल में 82.4 ओवर्स हुए, जहां 327 रन बने, और टोटल 9 विकेट गिरे, जहां 4 विकेट गिरे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, 5 विकेट गिरे टीम इंडिया के। तो मैंने आपको बताया कल का क्या प्लान होगा। पंत को बड़ा खेलना पड़ेगा, जडेजा को बड़ा खेलना पड़ेगा, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी एंड सुंदर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम वापस से देखेंगे कि क्या बुमराह सिराज कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि नहीं। फिर टीम इंडिया देखेगी कि भाई कैसे भी करके 100 150 से ज़्यादा लीड नहीं देनी ऑस्ट्रेलिया को, अगर इस टेस्ट मैच में बने रहना है और कुछ फाइटिंग दिखानी है। तो इसी स्पिरिट के साथ टीम इंडिया भी उतरेगी। और भाई देख लेना, 5 बजे जग के मैच, वीकेंड आ चुका है, हम टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हमारी दुआएं पहुंचेंगी टीम इंडिया तक और कुछ फाइट बैक दिखा पाएगी। वरना तो अगर बैक ऑफ द माइंड बात चल रही है कि ये टेस्ट मैच बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि 310 रन पीछे है टीम इंडिया अभी भी। तो कैसी लगी हाईलाइट्स और डिस्कशन, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाना है, उसके बाद आने वाला है धमाकेदार गिव अवे। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड